नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी केरल से किसी भी हत्या या फिर बलात्कार जैसे केस जब सामने आते हैं तो उसमें मुख्यतः जो पीड़ित होता है वो हिंदू समाज से ही होता है। और अभी सोमवार की घटना है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता को बेरहमी से उनकी पत्नी के सामने बीच रोड पर एसडीपीआई जो पीएफआई का राजनीतिक इकाई है उनके लोगों के द्वारा बीच रोड पर घेर कर उन्हें बहुत ही बेरहमी से चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी के सामने ये सब किया गया। और उसके बाद उन्हें उसी हाल पर छोड़ दिया गया और पुलिस जांच में ये बताया जा रहा है कि जो मारने वाले थे, जिन्होंने सुजीत नामक आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या की, वो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक ऐसी इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां केरल में या फिर देश भर के कोने कोने में आपको देखने को मिलती होंगी, उसमें पीएफआई का हाथ अक्सर, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे दिल्ली का दंगा हो, या फिर जहाँ जहाँ भी इनका संगठन फैला हुआ है वहाँ इस प्रकार के किसी भी हत्या में या फिर दंगे में इनका नाम अक्सर आपको सुनने को मिलता ही होगा। और इस पर बैन की चर्चाएं भी काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पर फिलहाल कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है और केंद्र में जो आरएसएस से ही निकलकर आज प्रधानमंत्री तक का सफ़र जिन्होंने तय किया है और विश्व के सबसे बड़े लीडरों में से एक जिनका नाम आज लिया जा रहा है, क्या इसी प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं की हत्या अगर होती रही और उन पर, उन हत्या करने वालों पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई का न होना, क्योंकि ये पहली हत्या नहीं है। बंगाल चुनाव के बाद लगभग सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया होगा। ये वहाँ के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का खुद का बयान है, लेकिन वहाँ पर भी कोई किसी भी प्रकार की कार्यवाही करते हुए केंद्रीय सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है। और यही रवैया केरल में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जब घटनाएं होती लगातार, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे भी हैं बीजेपी और आरएसएस के जो समय समय पर बलिदान होते रहते हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं नहीं होती हैं या उनके बारे में कोई भी रिपोर्ट
खुल करके सामने नहीं आती, क्योंकि केरल में जो 50% पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन और इस्लाम के मानने वालों का है, और कम्युनिस्ट का वहाँ पे शासन है, और जो 50% हैं वो या तो कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट, दो विचारधारा के मानने वालों के। लेकिन आरएसएस का कार्य निरंतर वहाँ चलता रहता है। लेकिन वहाँ जितनी भी हत्याएं हुई हैं उन पर मोहन भागवत जो आरएसएस के संघ चालक हैं उनके तरफ से कोई भी कड़ा रुख अपनाते हुए नहीं देखा गया है, और ना ही कभी उन्होंने इस प्रकार के कोई कड़े शब्द में कोई कार्यवाही करने के लिए केंद्र सरकार को कोई चर्चाएं की हो या उनको पत्र लिखा हो, क्योंकि जनता के सामने वो इसी प्रकार से पेश होते हैं कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और संघ, अगर सरसंघ चालक जी ये कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति अपना काम करती है, सत्ताएं अपना काम करती है, तो ये कोई भी नहीं मानेगा। मोहन जी भागवत अपने कार्यकर्ताओं को लेकर क्या जरा भी फिक्रमंद नहीं है, और इस प्रकार से अगर केरल में या बंगाल में या और भी अन्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं की हत्या होती रहे, तो क्या कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी जो कार्यकर्ता बनते हैं, स्वाभाविक है उनकी फैमिली होगी, क्या कोई भी फैमिली मेंबर अपने घर के किसी सदस्य को भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जैसे संगठन से जुड़ने के लिए उन्हें मना नहीं करेगा, या उनसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि जब इस प्रकार की घटना होती है और आरएसएस जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अपने आप को कहता है, उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। उनकी पत्नी और उनके एक फूल सी छोटी सी बच्ची के सामने सुजीत जी की हत्या हो गई, और अभी तक आरएसएस या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय लीडर हैं उनके तरफ से कोई भी बयान या एक ट्वीट तक उन्होंने अभी जारी नहीं किया। कल को भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कार्य करने के लिए या उनको चुनाव में घर घर तक उनकी बातों को पहुंचाने के लिए जो लोग कार्यरत हैं, क्या वो खुल करके अपना कार्य कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। या भारतीय जनता पार्टी का केवल सत्ता में पहुंचना ही एकमात्र लक्ष्य है, बाकी उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता है इस पर ध्यान देना या फिर उनके बचाव में कोई कार्य करना उनके लिए कोई महत्व का नहीं होता है। एक तरफ आए दिन वहाँ आरएसएस से जुड़े हुए जितने भी संगठन के लोग हैं उनकी हत्याएं होती रहती हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी के मीडिया सेल के हेड हैं उनकी तरफ से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी में जुड़ने के लिए आज या कल के बीच में ये ट्वीट किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद की इकाई में हर एक परिवार से
किसी न किसी एक सदस्य को जरूर जुड़ना चाहिए। क्या मैं यादव जी से, अरुण यादव जी से ये पूछ सकता हूँ कि आप हर एक परिवार से एक एक सदस्य जोड़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि इस प्रकार से सुजीत जी की हत्या जैसी हुई वैसे ही हत्याएं अगर होती भी रहीं तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं हो, इसलिए आप हर एक परिवार से एक एक सदस्य को जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। क्या इस बात पर आप कोई रोशनी डाल सकते हैं? तो बिल्कुल एक बार खुलकर बताइएगा, क्योंकि आपने अपने किसी भी कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। ये बातें सभी के सामने है। और दूसरी तरफ इनके जो टेलीविजन पर डिबेट्स होते हैं उन पे शोएब जमाई नामक एक कोई स्पोक्स पर्सन है, किसी संगठन का सदस्य है, वो बदलता रहता है। कपिल शर्मा और संबित पात्रा न्यूज़ 18 के डिबेट्स पे दोनों एक साथ चर्चा कर रहे थे और उस डिबेट के दौरान शोएब जमाई ने अपना जूता निकाल करके संबित पात्रा या कपिल शर्मा को मारने की धमकी तक दे डाली, लेकिन उस न्यूज़ एंकर का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि उसे उस शो से बाहर निकलवा सके। मतलब इनका बचाव टीवी डिबेट में भी ये अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु ठहरा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा को जूते चप्पल से मारने की धमकी दे रहा है और उस न्यूज़ चैनल का एंकर भी उसको बर्खास्त नहीं कर पा रहा है। और दो जो स्पोक्स पर्सन बीजेपी के थे और कपिल शर्मा जो अभी हाल ही में अपने आप को हिंदू इकोसिस्टम का और जो ऑर्गेनाइज़र किया है उन्होंने, उनका हेड बताते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो शोएब जमाई को कुछ ऐसा जवाब दे सकें कि जिससे ये समझा जा सकता था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी ऐसे स्पोक्स पर्सन या लीडर हैं जो शोएब जमाई जैसे लोगों को कम से कम टीवी डिबेट में तो उनका सामना कर सके। बहरहाल अब मोदी जी ने यूपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का योगी जी के साथ उद्घाटन कर ही दिया है, तो फिर उसको ही देख के खुश हो जाते हैं।